तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही आई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि रियल केस से इंस्पायर्ड है, रियल रिचुअल से इंस्पायर्ड है। इस मूवी का नाम है सेवो दिनो। इसके अंदर एक बहुत ही भयानक स्पिरिट को मेंशन करा गया है जिसने कि इंडोनेशिया पर तबाही मचाई थी। ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूजर्स ने इसको पसंद भी किया है, यानी कि मूवी काफी बढ़िया है। इसके डायरेक्टर है कीमो स्टैम्बल और सेवो दिनो का इंग्लिश में मतलब होता है 1000 डेज और ये रिचुअल 1000 दिन तक किया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो देखने में तो आपको मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर जुवोम और उसकी बड़ी बहन रत्ती को दिखाया जाता है। और जुवोम काफी घबराई हुई होती है। वो अपनी बहन के पास आकर उससे ये कहती है एक बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, उसे जो रिचुअल करना था वो नहीं हो पाया और इसका रीजन था उस रिकॉर्डिंग का टूट जाना। जिसके बाद ये दोनों बहन एक रूम की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर वो रिचुअल किया करते थे और वो दोनों अंदर से काफी घबराए हुए होते हैं, जैसे कि वो मौत का दरवाजा हो। फिर दोनों बहनें कमरे के अंदर चली जाती हैं जहाँ पर एक लड़की को चारपाई पर लेटे हुए दिखाया जाता है और उस लड़की के हाथ और पैर पे गहरे निशान थे, जैसे कि उसे काफी समय से बांध कर रखा गया हो। तभी जुवोम और उसकी बहन उस लड़की के ऊपर एक वुडन नेट डाल देते हैं, लेकिन उस लड़की का हाथ उस नेट के बीच में आ रहा था, इसलिए रत्ती उसके हाथ अंदर डालने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही वो लड़की रत्ती का गला पकड़ लेती है और उसका सर उसी बेड पर पटकने लगती है, जिस वजह से रत्ती की मौत हो जाती है। और जुवोम यहाँ पर ये सब देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो लड़की जुवोम के पास आती है और वो पूरी तरह से एक स्पिरिट में तब्दील हो चुकी थी, जो देखने में काफी भयानक लग रही थी। फिर वो स्पिरिट जुवोम का भी गला पकड़ लेती है, लेकिन तभी जुवोम उससे ये पूछती है कि तुम कौन हो। और इतने में ही उस लड़की के पीछे से 2 हाथ निकलते हैं, जो कि शायद से उसी स्पिरिट के थे। खैर अब हमको आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ईस्ट हावा 2003 का वक्त चल रहा था और हम श्री नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपनी बहन की दुकान पे आई थी। वहाँ पर वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिस पर उसकी बहन ये कहती है कि इस महीने मेरे बहुत सारे खर्चे हैं और उसे अपने बेटे का एडमिशन भी करवाना है। जिसके बाद श्री की बहन उसे एक पेपर देती है जिसमें एक सर्वेंट की जॉब की जरूरत होती है और इस जॉब का एड अतमोजो फैमिली की तरफ से दिया जा रहा होता है और इसकी एज लिमिट 20 से 35 साल के बीच की थी। इसके बाद श्री रेस्टोरेंट में एक आदमी को खाना देती है, लेकिन वो आदमी कुछ सेकंड्स के लिए श्री को ही देख रहा होता है और फिर वो आधे पैसे रख कर वहाँ से चला जाता है, जिस पर श्री को उसका बिहेवियर काफी अजीब सा लग रहा था। फिर अगले दिन श्री उसे एड्रेस पे जाती है जहाँ पर जॉब की जरूरत थी, लेकिन वो देखती है कि काफी लोग वहाँ पर ऑलरेडी आए हुए थे और सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज थी। इसलिए श्री अंदर से नाराज हो जाती है कि उसे ये जॉब कैसे मिलेगा और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी इतने में ही श्री एक कार से टकरा जाती है, जो कि अतमोजो फैमिली के ही मेंबर की थी। जिसके बाद एक लेडी उस कार से उतरती है और श्री को संभालती है और हम वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि उसी फैमिली का एक ड्राइवर था। वो लेडी श्री को घर में ले जाकर उसको दवा लगाती है। फिर वो लेडी श्री को अपना नाम लेडिया बताती है और उससे पूछती है कि तुम जॉब इंटरव्यू दिए बिना वापस क्यों जा रही थी। जिस पर श्री उसको कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। तभी लेडिया उसको कहती है कि इस जॉब के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में अंदर से एक लेडी लेडिया को पुकारती है। इसके बाद वो अंदर के रूम में चली जाती है और श्री उस घर की कुछ पेंटिंग्स को देख रही थी, जहाँ पर उसे एक बड़ी सी पेंटिंग दिखती है जिसके अंदर एक औरत के हाथ में एक बच्चा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बच्चे के 2 सर होते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर लेडिया आ जाती है और श्री को बताती है कि कारसो अतमोजो, जो कि अतमोजो फैमिली की हेड हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर वो श्री को उनके रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो कारसो को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि उनके शरीर पे काफी गहरे निशान थे। वहाँ पर कारसो श्री से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, जिस पर श्री ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार थे और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। और तभी कारसो उससे काफी अजीब चीज पूछती है कि क्या तुम क्लिवोन फ्राइडे के दिन पैदा हुई थी, इस पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट आई बिलीव कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, जो जापानीज कैलेंडर यानी कि जो इंडोनेशियन कैलेंडर होता है, उसके अंदर क्लिवोन फ्राइडे नाइट को काफी ज्यादा सेक्रेड नाइट यानी कि पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो पूरी फैमिली को देखने आते हैं। जिसके बाद कारसो उसे बताती है कि अगर एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो तुम पीछे नहीं हट सकती। फिर कारसो श्री के कुछ बाल काट लेती है और उन बालों को जलाकर अपने खून से एग्रीमेंट साइन करती है, यानी कि भैया ये नॉर्मल चीज तो नहीं थी, नॉर्मल जॉब नहीं है ये।
जिसके बाद कारसो श्री से कहती है कि अब तुम मेरी सर्वेंट हो चुकी हो, और इतना कहकर कारसो श्री को बेहोश कर देती है। अब जब श्री की आँख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है, जहाँ पर वही ड्राइवर था जिसका नाम शुजीन होता है, और वो उसे उसके घर छोड़ता है। वो उसको ये कहता है कि मैं आगे तुमसे कुछ बात करूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर श्री रात के समय अपने कमरे में सो रही होती है, जहाँ पर वो सपने में ये देखती है कि उसके पिता जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बुला रहे थे। और जब वो वहाँ पर जाती है तो ये देखती है कि उसके पिता का आधा शरीर कटा हुआ था और उसके डैड शैतान में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो श्री के ऊपर ही हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं शुजीन को, जहाँ पर उसको वो लेने उसके घर आता है, जहाँ पर श्री के पिता उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब श्री जब कार में बैठती है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनके नाम एरने और दीनी होता है। उन तीनों के हाथ पर एक निशान होता है जो कि कारसो नहीं बनाया था। जिसके बाद शुजीन कार को एक जंगल में लेकर जाता है जो कि शहर से काफी दूर था। फिर वो एक जगह कार रुकवाता है और कुछ ऑफरिंग जमीन पे रखकर उस पे अपने हाथ का खून गिराता है। फिर वो तीनों को जंगल में बने हुए घर के पास लेकर जाता है और उस घर में श्री को एक कैलेंडर दिखाता है। अब उन कैलेंडर्स के डेज पर मार्क होते हैं और कुछ दिनों पर मार्क नहीं थे, और वो यही दिन होते हैं जो कि उन तीनों को यहाँ पर बिताने थे। जिसके बाद वहाँ पर टेमियन आता है जो कि अदमोजो फैमिली के ही मेंबर थे, और वो उन तीनों को कुछ कपड़े देते हैं और ये कहते हैं कि ये कपड़े 7 तरह के फूलों से नहलाए गए हैं जो कि तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर वो तीनों को एक कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उन लड़कियों को एक रिकॉर्डिंग देते हैं और कहते हैं कि सारा काम ये रिकॉर्डिंग सुनते हुए करना है, जिस पर लड़कियाँ कुछ भी समझ नहीं पा रही होती कि क्या हो रहा था। तभी वहाँ पर उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और इस बच्ची का नाम डेला होता है और वो कारसो की ही पोती थी और उसके अंदर एक स्पिरिट थी, और इसका रीजन है कारसो के दुश्मन जिन्होंने डेला के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होता है, और इसी वजह से डेला अपने माँ बाप को मार देती है और कारसो पे भी हमला करती है। और इस बच्ची की बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है उसका नाम संगारतुरी है, और इसलिए वो डेला पे बेदिंग रिचुअल करते हैं, जिसके अंदर उन्हें उसको 7 तरह के फ्लावर से भिगाए हुए पानी से उसको नहलाया जाता है। फिर श्री उससे पूछती है कि बेदिंग डेथ रिचुअल से डेला ठीक तो हो जाएगी, जिस पर टेमियन ये कहते हैं कि नहीं, ये बस स्पिरिट को शांत करने के लिए किया जाता है। असल में सेवु दिनों का मतलब 1000 दिन होते हैं, और अगर इतने समय तक हम डेला को नहीं बचा पाए तो वो स्पिरिट उसे खत्म कर देगी। जिसके बाद टेमियन दिनी से कैसेट चलाने के लिए कहते हैं और कैसेट के हिसाब से उसे नहलाने के लिए बोलते हैं। दिनी उस पर रिचुअल कर ही रही होती है कि तभी इतने में ही डेला उसके हाथ पे काट लेती है, और अब आपको समझ में आया होगा कि इनके शरीरों पे अजीब अजीब से निशान वगैरह क्यों थे। खैर तभी टेमियन डेला को शांत करते हैं, लेकिन ये सब देख श्री काफी घबरा जाती है और तभी वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो चाहकर भी वहाँ से नहीं जा पाती, क्योंकि उस घर के चारों तरफ अम्ब्रेला लगे हुए थे जो कि मंत्रों से उन्हें रोके रखते हैं। इसलिए शुजीन उसे वापस घर में लेकर आता है। अब यहाँ पर 997 दिन गुजर चुके थे, यानी कि 1000 दिन होने में खाली 3 ही दिन बचे थे, और हम देखते हैं कि तीनों बात कर रही होती हैं कि कैसे डेला ने अपने माँ बाप को मार डाला और आज कारसो की ऐसी हालत की जिम्मेदार भी वही है। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है कि तभी श्री को डेला के रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। शायद से वो स्पिरिट डेला पे हावी हो रही होती है, इसलिए वो ये बात बाकी लड़कियों को भी बताती है। तब एरने ये कहती है कि आज मैं डेला को नहलाती हूँ। फिर वो पानी की बास्केट लेकर उसके कमरे में चली जाती है और बाकी दोनों लड़कियां हैंड पंप ठीक करती हैं, क्योंकि वो खराब हो चुका था। और अब आपको समझ में आया होगा कि इनके कपड़ों को भी 7 फ्लावर से क्यों भिगाया गया था, ताकि स्पिरिट से इनकी रक्षा हो पाएगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये जॉब आम जॉब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद अब रात के समय जब श्री सो रही थी, तब वो सपने में खुद को इसी जंगल में पाती है, जहाँ पर वो एक गड्ढे में लेटी रहती है कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद मांग रही थी। श्री उस आवाज के पीछे जाने लगती है और वो उसी घर के पास आ जाती है। तभी श्री पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसे मारने के लिए आता है, लेकिन डर के मारे श्री की नींद टूट जाती है। लेकिन वो शॉकिंगली ये देखती है कि उसके हाथ में घास और पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर उसे सपना आया था तो उसके हाथ पैर गंदे कैसे हो गए। फिर वो ये बात बाकी लड़कियों को बताती है, लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर दीनी कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम है, तुम ज्यादा ही सोचने लगी हो। इसके बाद वो श्री से कहती है कि आज डेला को नहलाने की बारी तुम्हारी है, और आज 998 दिन था, यानी कि यहाँ पर 1000 होने में खाली 2 दिन बाकी थे। अब शाम के समय श्री डेला के रूम में उसे नहलाने जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि फ्लावर जमीन पे गिरे हुए थे। फिर वो टेप शुरू करती है, लेकिन वो टेप रुक रुक कर चल रही थी और तभी टेप एकदम से बंद हो जाती है। इतने में डेला श्री से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो अपना नाम श्री बताती है। श्री को लग रहा होता है कि डेला उसकी बातें समझ पा रही है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। श्री डेला को कुछ बता ही रही होती है कि इतने में ही वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से श्री कैंडल ढूंढने लगती है
तभी देला श्री को अपने पास आने के लिए कहती है और वो जैसे ही उसके पास जाती है तो देला एक शैतान में बदल जाती है जो कि दिखने में काफी भयानक होता है और उसे देख श्री जमीन पर गिर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। श्री की आवाज सुनकर दीनी वहाँ पर आती है और उसे कमरे से बाहर ले जाती है। फिर दीनी श्री से कहती है कि जरूर तुमने नहलाते समय कुछ न कुछ गलती करी होगी और दीनी एरने से भी पूछती है कि तुमने पिछली रात ठीक से बेदिंग रिचुअल किया था ना, जिस पर एरने हाँ बोलती है। अब रात हो जाती है और हम श्री को देख पाते हैं जो कि नींद में थी और उसे सपने में वही जगह दिखाई देती है। फिर श्री भागते हुए उस घर की तरफ जाती है लेकिन तभी उसके पीछे वही आदमी होता है जो कि उसके सपने में आया था। फिर वो आदमी हथियार लेकर उस पर चलाता है लेकिन तभी श्री वापस नींद से उठ जाती है और वो क्या देखती है कि उसके बाल कटे हुए थे जो कि उस आदमी ने ही काटे थे। श्री सोच में पड़ जाती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर शुजीन और टेमियन आते हैं जो कि कुछ खाने का सामान लेकर आए थे और तभी हम ये देख पाते हैं कि शुजीन घर के पास ही एक गड्ढा खोदने लगता है। अब श्री टेमियन को सारी बात बताती है कि उसके साथ सपने में क्या हुआ था लेकिन टेमियन उसकी बातों को जरा भी सीरियस नहीं लेता। फिर वो और शुजीन वहाँ से चले जाते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद में शाम हो जाती है और आज आखिरी दिन भी होता है, इसलिए श्री और दिनी देला को नहलाने उसके कमरे में जाते हैं। लेकिन जिस बकेट में पानी था वो नीचे से टूट चुका था इसलिए सारा पानी जमीन पर गिरा हुआ था। फिर दिनी श्री को जल्दी से पानी भर कर लाने के लिए कहती है और सूरज डूबने से पहले उन्हें देला के ऊपर बेदिंग रिचुअल करना होता है वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अब श्री उस टूटे हैंडपंप से पानी भर रही होती है लेकिन उसे पानी भरने में काफी समय लग रहा था, जिस वजह से दीनी एरने को देला के रूम की रखवाली करने के लिए कहती है और खुद उसकी मदद करने निकल जाती है। जिसके बाद श्री और दीनी पानी भर के देला के रूम में आते हैं जहां वो देखते हैं कि देला बेड पर ना होकर बल्कि एक कोने में खड़ी है। वो दोनों देला के थोड़े करीब जाते हैं कि तभी उस रूम की लाइट चली जाती है। वो दोनों इससे बहुत घबरा जाती हैं और फिर दीनी जल्दी से कैंडल जलाती है पर तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि देला शैतान में बदल गई थी और वो उन दोनों पर हमला करती है और इन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर एरने उस कमरे में आती है लेकिन देला एरने को पकड़ लेती है और उसका सर जमीन पर पटकने लगती है। लेकिन तभी श्री उन फ्लावर्स का पानी देला के ऊपर डाल देती है जिस वजह से वो शांत हो जाती है। फिर वो तीनों देला को बेड पर बांध देते हैं लेकिन तभी वो उनसे ये कहती है कि क्या तुम तीनों क्लेवोन फ्राइडे के दिन पैदा हुई हो और कहती है कि तो तुमको अपनी जिंदगी मेरे हवाले करनी होगी। ये सुनकर सभी डर जाते हैं क्योंकि क्लेवोन फ्राइडे के दिन जो पैदा होता है उनको बहुत ही पवित्र माना जाता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था और उनको लगता है कि शायद से कारसो हमारी जिंदगी देला की जिंदगी से रिप्लेस करना चाहती है, जिस वजह से वो काफी घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी दीनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी वो 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि टेमियन ऐसा नहीं होने देंगे। अब अगले दिन जब तीनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि देला का रूम खुला था और देला रूम में भी नहीं थी, जिस वजह से तीनों टेंशन में आ जाती हैं। तभी दीनी कहती है कि देला जंगल के घेरे से बाहर नहीं गई होगी क्योंकि वो अम्ब्रेला उसे रोक कर रखेंगे। फिर तीनों लड़कियां अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं, जहां पर दीनी देखती है कि एक अम्ब्रेला गिरी हुई थी, इसलिए वो उस अम्ब्रेला को उठाती है लेकिन इतने में ही कोई पीछे से उसको मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम श्री को देख पाते हैं जो कि दूसरे अम्ब्रेला के पास थी। तभी उस पे देला पीछे से अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है, इस पर श्री मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन तभी वहाँ पर टेमियन आ जाते हैं और देला पे उन फ्लावर्स का पानी डाल देते हैं। फिर टेमियन उसको बांधने लगते हैं लेकिन इतने में ही एरने पीछे से आकर टेमियन पे चाकू मारती है और टेमियन घायल हो जाते हैं। फिर एरने देला को छुड़ाने लगती है और ये सब देख श्री कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी श्री एरने को रोकने की कोशिश करती है पर एरने उस पर भी हमला कर देती है और उसको ये कहती है कि ये सब मैंने ही किया है। इसका मतलब ये था कि अभी तक जो कुछ घर में गलत हो रहा था उसके पीछे एरने का ही हाथ था, जैसे कि देला को अच्छे से बेदिंग रिचुअल ना कराना, बकेट का टूटना और देला के रूम को खोलकर उसे आजाद कर देना। एरने असल में कारसो की दुश्मन थी, जी हाँ, और वो अपने मास्टर साब्दो के कहने पर ये सब कर रही थी। फिर एरने श्री को मारने की भी कोशिश करने लगती है कि तभी श्री उसे धक्का दे देती है और उसके सर पर लकड़ी जा लगती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि कारसो के यही वो दुश्मन थे जिस वजह से उनकी पोती के ऊपर ये खतरनाक स्पिरिट आ चुकी थी। फिर टेमियन श्री और दीनी के साथ देला को घर पर लेकर आते हैं और वहाँ श्री अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो एरने की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर एरने काफी भयानक थी, इसलिए वो ये जगह छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कारसो आती है और उसे बताती है कि एरने के जो मास्टर है साब्दो, उसी ने देला पे काला जादू किया था और एक तुम ही हो जो कि हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो मैं अपनी पोती को हमेशा के लिए खो दूंगी। ये सब सुनकर श्री उनकी मदद के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि हमें करना क्या होगा। फिर वो रिचुअल करना शुरू करते हैं, जहाँ पर शुजीन ने जो गड्ढा खोदा हुआ था उसमें वो एक तरफ देला और दूसरी तरफ श्री को लिटा देते हैं और कारसो श्री को एक चाकू देती है और ये कहती है कि ये चाकू तुम्हारी मदद करेगा।
फिर शुजीन श्री पर खून का पानी डालता है, जिस वजह से श्री के लिए दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है और वो उसी जगह पहुंच जाती है जो कि उसे सपने में आया करती थी। यानी कि उसके पास में ये शक्ति थी, वो नींद में दूसरे डायमेंशंस में जा सकती थी। मेरे ख्याल से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी। खैर श्री डेला को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक पहुंच जाती है जो कि दूसरे डायमेंशन में था, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी था हमारी दुनिया का। और सबसे बड़ी बात कि उसके सपनों में जो आदमी उस पर हमला करता था वो साब्दो ही था। और तभी वो वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर श्री क्या कर सकती है और वो उसको लगातार मारने की कोशिश इसलिए ही कर रहा था। और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन श्री उस पर उसी नाइफ से वार करती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर पड़ता है। यानी कि इस बार यहाँ पर श्री निहत्ती नहीं थी। और दूसरी तरफ वो स्पिरिट सभी मेंबर्स पर हमला करने लगता है और सबको घायल भी कर देता है। फिर वो स्पिरिट कार्सो पे हमला करता है, लेकिन वो डेला को याद दिलाने लगती है कि वो उसकी दादी है। तभी हम देखते हैं कि श्री जो कि दूसरी दुनिया में थी, वो डेला को लेकर उसी गड्ढे की तरफ भागने लगती है, लेकिन साब्दो उस स्पिरिट को बुलाता है। फिर वो स्पिरिट दूसरी दुनिया में आ जाता है और श्री को मारने लगता है। बेसिकली यहाँ पर इनको करना ये था कि जो उस स्पिरिट की दुनिया थी, वहाँ से डेला की स्पिरिट को वापस उसके शरीर में लाना था, जिससे कि उसकी जान बच जाती। लेकिन श्री कैसे भी करके उस स्पिरिट को स्पेशल नाइफ से मारती है और डेला के साथ उसी गड्ढे में कूद जाती है, जिस वजह से श्री और डेला सही सलामत वापस आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है और सब अंदर से काफी खुश थे। यानी कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि श्री कार्सो के घर पर होती है और वहाँ पर कार्सो श्री को उसके पैसे दे देती है, लेकिन श्री पैसे लेने से मना कर देती है और कार्सो से पूछती है कि ये सब कुछ जो हुआ था, क्या इसके पीछे आपका हाथ था? जिस पर कार्सो कुछ नहीं कहती। और हाँ, शुरुआत में जो लड़कियाँ थी ना, वो भी यही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो उसमें कामयाब नहीं हुई। फिर श्री सबको गुड बाय कहकर शुजीन के साथ कार में अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी शुजीन उसको बताता है कि वो पहले साब्दो के यहाँ पर ही काम करता था और साब्दो की फैमिली को अतमोजो फैमिली ने मार दिया था। यानी कि यहाँ पर अतमोजो फैमिली भी कोई दूध की धुली नहीं थी, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसका बदला साब्दो उनसे ले रहा था। खैर ये सुनकर श्री बिल्कुल दंग रह जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो खतरनाक स्पिरिट साब्दो का सर उसके हाथ में काट कर रख देता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि साब्दो ने अपना वादा नहीं निभाया और उसे उस लड़की का शरीर यानी कि डेला का शरीर नहीं दिया था। और बूम, इसी के साथ में सेवो दीनो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और यहाँ पर साब्दो ने जो कुछ भी किया था ना, वो इसलिए किया था क्योंकि उसकी फैमिली को अतमोजो फैमिली ने खत्म करवा दिया था।